हाँ, तो उस समय जो होते थे वो एक्चुअली गस्टेड ऑफिसर थे। और उस समय जो कोर्ट में होते थे उनका नाम भी पीपी होता था, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता था। ये मैं कर रहा हूँ, इट गोज़ बैक टू 1996। ठीक है, 26 साल 27 साल तब से हो चुके हैं। उसके कुछ साल बाद ही उनका नाम बदल गया, पीपी का नाम डीपीओ हो गया। और जो जो पीएससी से सिलेक्ट होते थे, और एपीपी का नाम हो गया एडीपीओ, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन अधिकारी, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी। वो गस्टेड ऑफिसर की पोस्ट है। मजिस्ट्रेट कोर्ट में वो शासन के केसों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले नाम ये था, लेकिन अब अलग अलग हो गया और अब अलग अलग ही पढ़ा जाता है। ठीक है, ये नॉमन क्लेचर है, ये बदलता रहता है। ये स्टेट बाई स्टेट, अलग अलग स्टेट में आप जाएंगे तो अलग अलग देखने को मिलेगा। और कई बार ये होता है कि एक ही स्टेट में लोकल जो प्रथाएं बन जाती हैं। जैसे इंदौर में अगर कोई प्रथा बनी है, या जबलपुर में जहाँ हाई कोर्ट है वहाँ अगर कोई प्रथा बनी है तो उन लोगों को उसी नाम से बुलाया जाता है। वहाँ कई बार पीपी कह दिया जाता है, कई बार जीए कह दिया जाता है। ये लोग लेकिन लिमिटेड रहते हैं, ये लोग नीचे के कोर्ट, मतलब लोअर कोर्ट तक, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक। हाँ सोनम, आपका कोई वो था डाउट? सर वो पहले वाला तो हम भूल गए, लेकिन अभी ये था कि सर जो अभी जो पीपी होता है, एडीपी होता है, आपने बोला नॉमेनक्लेचर का अंतर है उसमें। लेकिन सर जो एडीपी होता है वो तो रिटन एग्जाम के थ्रू उनका सिलेक्शन होता है, और पीपी जो होते हैं उनको लिस्ट के थ्रू, आपने भी बताया था, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर जो रहते हैं उनको मतलब सिलेक्ट करते हैं। तो दोनों तो फिर अलग हुए ना? नहीं, दोनों मतलब आपका मतलब एडीपीओ और पीपी से, या एडीपीओ और डीपीओ से? नहीं सर, एडीपीओ और पीपी से। हाँ, ये दोनों अलग है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो बन रहा है वो डिस्ट्रिक्ट के लिए बन रहा है, और वो अपॉइंटमेंट है सेशन जज के कंसल्टेशन के बाद, विदाउट एनी एग्जामिनेशन इज़ बीइंग हेल्ड। उनकी जो क्वालिफिकेशन है, जो मैंने आपको आखिरी में पढ़ के बताई, वो ये है कि ए पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज पीपी और एपीपी अंडर सबसेक्शन 1, 2, 3 और 6 ओनली इफ ही हैज़ बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर्स। 7 साल कम से कम उसकी वकालत होना चाहिए, तब वो पैनल में जाने के योग्य होगा। मतलब कलेक्टर उसका नाम या डिस्ट्रिक्ट जज उसका नाम, सेशन जज कंसीडर करेंगे और वो रिकमेंड करेंगे। पहली बात, एपीपी के लिए जो एग्ज़ाम वो देता है उसके लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती। ठीक है। दूसरा, वो सैलरी लेता है, और वो आजीवन जो है, जब तक रिटायरमेंट उसका नहीं होता। और उसके लिए परीक्षा वो देता है पीएससी की, 2 स्टेज 3 स्टेज जो भी आजकल हो गई है, पहले 2 स्टेज थी। एग्ज़ाम देता है, इंटरव्यू देता है, फिर क्लियर होता है, मेरिट में आता है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। डीपीओ का डायरेक्ट एग्ज़ाम नहीं होता। एडीपी जो है सीनियरिटी के आधार पे डीपीओ बनते हैं, और जब ये डीपीओ बन जाते हैं उसके बाद इनका अगला प्रमोशन मैक्सिमम जो होता है वो डिप्टी डायरेक्टर तक होता है। डिप्टी डीडी प्रोसिक्यूशन जिसको हम कहते हैं, डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन। ये है गवर्नमेंट की मशीनरी, स्टेट की मशीनरी। अब हम ले लें स्टेट की मशीनरी जो सेलेक्ट हुई है, जो भर्ती हुई है एग्ज़ाम दे करके, सर्विस करके, फिर सीनियरिटी अपनी अच्छी बना के, काम अपना अच्छा बना के, सारी एसीआर अच्छी लिखवा के। दूसरी तरफ वो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिनको कोई एग्ज़ाम नहीं देना। उनके क्वालिफ़िकेशन का केवल एक क्राइटेरिया है कि वो उनकी जो वकालत है वो कम से कम जो है वो 7 साल की होनी चाहिए, मिनिमम 7 ईयर्स। और 7 साल से अधिक ही इनकी होती है, से कम नहीं होती। जैसे मेरे अंकल जब बने थे तो उनकी वकालत ऑलमोस्ट 36 ईयर्स थी, और 2 या 3 टर्म वो पीपी रहे थे। या जीए था एमपी में पोस्ट का नाम उसका, जीए वो रहे थे। फिर एक और अंकल बने थे वो भी जीए रहे थे, और बीच में उनको हटा दिया गया था। लेकिन बाद में फिर बीजेपी गवर्नमेंट कंटिन्यू हुई तो वो लगातार उन्होंने मेरे ख्याल से 5 या 7 साल उन्होंने काम किया। फिर वो रिटायर हुए एट दी एज ऑफ 65, या 65 या 62, अब मुझे ठीक से ध्यान नहीं उनकी रिटायरमेंट एज। लेकिन वो जो पैनल था, वो पीपी का और एपीपी का जो पैनल है, जो विद कंसल्टेशन ऑफ सेशन जज कलेक्टर तैयार करके शासन को भेजता है, वहाँ से अपॉइंटमेंट होता है। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता, इसमें क्वालिफिकेशन इतनी सी है कि आपकी इतनी वकालत हो। एडीपीओ का एग्ज़ाम होता है, आप मेरिट में आते हैं, मेरिटोरियस होते हैं, तब सिलेक्शन होता है। तो ये डिफरेंट कैडर हैं दोनों। जो पॉलिटिकली अपॉइंट हो रहा है पीपी, या उसका नाम जो भी हो, जीए हो, गवर्नमेंट एडवोकेट हो, या पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, और इधर जो डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर है ये एडीपीओ से प्रमोट होकर बनता है, हर महीने सैलरी लेता है, पर्क्स वगैरह भी जुड़ते हैं। जबकि जीए की या जो पीपी है उनकी फिक्स सैलरी होती है, और कुछ अलाउंसेस होती है। ये इनको एचआरए वगैरह नहीं मिलता है।
डीए जो हर साल स्टेट का या सेंट्रल को लोगों का बढ़ता है एम्प्लॉइज़ का, वो एडीपीओ डीपीओ का तो बढ़ता है, पीपी का या जीए का डीए वगैरह नहीं बढ़ता है। वो फिक्स सैलरी होती है, रिवाइज होती है तो सैलरी बढ़ जाती है, लेकिन एज सच कोई उनको पर्क्स दूसरे नहीं मिलते हैं। एनी डाउट इन दिस? इसमें कोई अगर वो हो? हाँ बोलिए। सर इनकी मतलब जो पीपी रहता है वो भी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है ना? मैं हाँ हाँ, वो गवर्नमेंट का भी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, वो स्टेट के केस लड़ता है। लेकिन इसमें फ़र्क अच्छा, ये एडीपीओ भी एडीपीओ भी स्टेट के लड़ता है। इसमें फ़र्क इतना सा थोड़ा सा है कि जो ये रहेगा जीए वगैरह रहेगा या पीपी जो रहेगा, कई बार इनको स्पेशल मैटर भी असाइन हो जाते जो इनको नहीं होते, डीपीओ या एडीपीओ को नहीं होते। स्पेशल मैटर, व्हाट इज़ स्पेशल मैटर? तो स्पेशल मीनिंग देयर बाय कि कुछ ऐसे केस आ गए, कुछ सिविल का विशेष केस आ गया, तो वो शायद पीपी को दिया जा सकता है। लेकिन डीपीओ जो रहेगा वो चूंकि उसके नाम के साथ जुड़ा है प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, एडीपीओ नाम के साथ जुड़ा है प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, ही कैन नेवर एंटर इनटू द सिविल प्रमाइसेस ऑफ द कोर्ट। मतलब वो सिविल साइड में कभी अपीयर नहीं होगा किसी उसके बिहाफ पे। लेकिन इसमें पैनल लॉयर बनते हैं या जीए जो बनते हैं, स्पेशली हो सकता है कि वो उस पर्पज़ के लिए बन रहे हो कि जो सिविल के केस चल रहे हैं, लैंड एक्विजिशन वाले या तमाम तरह के जिन पर नगर निगम की ज़मीनों पर कब्जा है या शासन की ज़मीनों पर कब्जा है, या फिर कभी किसी ज़िले में रेलवे की प्रॉपर्टी है उस पर कब्जा हो गया है, या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी उस पर कब्जा हो गया, वहाँ का अगर कोई केस आता है तो वो जो जी है जिसको हम कह रहे हैं जो बना है वो केस भी देख सकता है साथ में। लेकिन डीपीओ एडीपीओ कभी सिविल साइड में नहीं आ सकते। पीपी जो है या गवर्नमेंट एडवोकेट जो है वो यूजुअली क्रिमिनल देखते हैं, लेकिन कई बार स्पेशल इस पर्पज़ के लिए भी बनाए जा सकते हैं कि वो सिविल केस देखें। डीपीओ कभी सिविल केस में नहीं आएगा। ओके सर, जो क्या बोलते हैं, जैसे कि मर्डर वगैरह होते हैं और फिर अगर कोई मतलब उनको गवर्नमेंट जो वकील प्रोवाइड करवाती है, तो सिर्फ वो पीपी एडीपीओ दोनों में से कोई भी हो सकता है? आपका मतलब ये है कि जो आरोपी है उसको वकील उपलब्ध कराना है, ठीक है? नहीं सर, मतलब जो विक्टिम है उसके लिए। विक्टिम के लिए? यस सर। तो विक्टिम के जैसे मान लीजिए जहाँ चोरी हुई है, मान लीजिए मेरे घर में हुई अगर, और मैं पीड़ित हूँ उसमें, तो मेरे बिहाफ पे जो केस लड़ रही है वो तो स्टेट है ही है, राज्य मेरे बिहाफ पे ही लड़ रहा है, मेरे बिहाफ पे ही वो डीपीओ या एडीपीओ अपीयर हो रहे हैं कोर्ट में। पहली तो बात ये। दूसरी बात ये है कि मैं ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, क्योंकि सैलरी उनकी एडीपीओ और डीपीओ की जैसे मैंने आपको बताया कि वो सैलरी देता है स्टेट, तो स्टेट आपके लिए केस ऑलरेडी लड़ रहा है। अब दूसरी बात ये आती है कि मैं उस लॉयर से या उसकी जो कॉम्पिटेंसी या इंटेलेक्ट है उसका उसकी जो विद्वता है, बुद्धिमत्ता है, अब मैं संतुष्ट नहीं हूँ कि भाई ये मेरा केस ठीक से नहीं लड़ पा रहा है, तो फिर मैं ये करूँगा कि धारा 300 के 302 इसमें सीआरपीसी में आएगी, उसके तहत मैं मजिस्ट्रेट के सामने एक एप्लीकेशन मूव करूँगा कि साहब ये इनके असिस्टेंस के लिए, इनकी सहायता के लिए जो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स हैं जो भी आपके यहाँ अपीयर हो रहे हैं, इनके लिए कि इनकी मदद थोड़ी सी हो जाए, तो मैं अपनी तरफ से एक लॉयर अपॉइंट करना चाहता हूँ। अब वो लॉयर जो रहेगा मेरा, वो प्रोसिक्यूशन को असिस्ट करेगा, तो मैं वो पेड लॉयर अपनी तरफ से रख सकता हूँ। लेकिन फ्री लीगल एड की व्यवस्था इसमें क्रिमिनल केस में पीड़ित को या उसको इसलिए नहीं है कि जो आपको प्रोसिक्यूशन ऑफिसर है या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर जो है वो आपका केस फ्री में तो लड़ ही रहा है, आपकी स्टेट के बिहाफ पे लड़ रहा है, क्योंकि क्रिमिनल केस में सारे में प्रोसिक्यूटर स्टेट होता है, उनके बिहाफ पे वो केस लड़ रहा है, तो इसलिए फ्री लीगल एड का इसमें सवाल नहीं उठता। लेकिन इसमें एक दूसरी कंडीशन है, इसमें ये डाउट क्लियर हुआ क्या? तो आप दूसरी कंडीशन की तरफ थोड़ा सा हम लोग जाएं। सर मतलब हमारा ये था कि मतलब ऐसा फिक्स नहीं रहता ना कि सिर्फ एडीपीओ है तो उनको ही बोलेंगे कि तुम ही लड़ो, पीपी एडीपीओ दोनों में से किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं ना वो? हाँ, ये तो फिर डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन पे या उन पे है कि वो किसको ये केस देते हैं। डिप्टी डायरेक्टर तो फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज हो गया, भोपाल में बैठते हैं वो किसी को भी दे सकते हैं, या फिर इसका बंटवारा जो है कलेक्टर के यहाँ से हो सकता है, या इसका बंटवारा थानों का एसपी के यहाँ से हो सकता है, या इन केस स्टेट गवर्नमेंट से भी कोई डायरेक्शन आ सकता है कि ये पर्टिकुलर केस इस पर्टिकुलर उसको एडवोकेट को दे दिया जाए,
जो पीपी या डीपीओ या एडीपीओ जो भी है। ओके सर। ठीक है। अब एक इसमें जो आया था मैटर, देखो मेरे दिमाग से भी स्लिप हो गया, आपने पूछा था अब असिस्टेंस के बारे में, राइट। हाँ, इसमें जो है जो आरोपी है उसकी तरफ से अगर कोई वकील नहीं है तो लीगल एड का जो सिस्टम है वो आरोपियों के लिए काम करता है। पहली बात, अगर वो आरोपी है, उसका कोई वकील नहीं है, या कोई उसने ऐसा कृत्य किया है या ऐसा कोई वो किया है अपराध या जघन्य अपराध किया है कि जिसके कारण कोई भी लॉयर उसका केस लेने को तैयार नहीं है, तो कोर्ट उसको ऑफ़र करेगा कि हम आपको लीगल एड से, जो लीगल एड का पैनल होता है कोर्ट का अपना एक, उससे हम कोई लॉयर आपको दिला देते हैं। अब उसमें वो स्वीकार कर लेता है तो ठीक है, लेकिन उससे फ्री लीगल एड अवेलेबल होगी, उसकी सारी, इवन उसकी आवेदनों का खर्चा, वो जो कोर्ट फी वगैरह को जमा कर रहा है, नकलें निकलवा रहा है, वहाँ पैसे जमा कर रहा है, जो कुछ भी वो कर रहा है उस सारे का रीइंबर्समेंट DLSA जो है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है वो करेगी, वो करती है। अब इसमें एक और मामला उत्पन्न होता है, वो थोड़ा सा क्रिटिकल मामला है, इसमें आपको लोगों के व्यू डाइवर्जेंट मिलेंगे जो इस फील्ड में नहीं हैं उनके। वो ये है कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास उतने साधन नहीं है, उतना वो नहीं है पैसा कि मैं अपनी जो कंप्लेंट है वो लिखा पाऊँ, क्योंकि थाने में गया वहाँ से उन्होंने भगा दिया। अब मैं जैसे तैसे करके मजिस्ट्रेट के सामने पहुंच गया कि साहब ये ऐसी ऐसी मेरी व्यथा है, पुलिस मेरी FIR लिख नहीं रही है, और इसमें अब आप बताइए कि मैं क्या करूं। मैं इसमें न तो वकील कर सकता हूं, ना ऐसा हूं, मैं पढ़ा लिखा भी ज़्यादा नहीं हूं, और ये मेरी पीड़ा है। अब यहाँ पे ये व्यक्ति आवेदक है, ठीक है, फरियादी है मतलब, तो उसमें स्टेट ये करेगा कि या मजिस्ट्रेट जिसके सामने वो गया है, कि उसका सारा जो कथन, जो धारा 200 में हम आगे पढ़ेंगे CRPC में 202 में, वो रिकॉर्ड करेगा, प्राइवेट कंप्लेंट के रूप में दर्ज करेगा, और फिर उसे निःशुल्क विधिक सहायता दिलवाने के लिए वो मामला सचिव जो होते हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के, जो मैं रहा हूँ कई साल, उनको भेज दिया जाता है, और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तत्काल उनमें से जो पैनल में लॉयर होते हैं 10, 12, 15 जिले के हिसाब से होते हैं, ज़्यादा भी होते हैं कई बार, उनमें से किसी एक को बुला के पूछता है, या 2-3 को बुला के कि भाई ये मामला आप लोग लेना चाहते हैं, तो 2 लोग हाँ कर देते हैं। तो उसमें फिर ये होता है कि 2 मामले हैं भाई, एक आप ले लो, एक आप ले लो। तो ऐसी स्थिति में जहाँ मजिस्ट्रेट के सामने खुद अपीयर हुआ वो व्यक्ति जो पीड़ित है, जिसका केस अगर रजिस्टर्ड हो जाता है, FIR अगर हो जाती, तो उसका केस शासन को लड़ना पड़ता है, ADPO या DPO को लड़ना पड़ता है। उनके स्थान पर उनका जो केस है वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ, वो मजिस्ट्रेट के सामने गया, तो वहाँ उसे निःशुल्क विधिक सहायता, जो अभी आपने पूछा था कि मिल सकती है क्या, ऐसे केस में मिल सकती है। ठीक है, ओके। ओके, एनी डाउट? हाँ हाँ बंदला जी पूछिए। सर जैसे अभी आपने बताया ना कि ADPO और जो PPO है उसका डिवीजन लॉ वो जज नहीं कर सकता, कि जैसे तुम्हें अगर पास वकील नहीं है तो तुम अपने, तो वो नहीं कह सकता कि तुम ADPO चुनो या PPO चुनो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो ADPO के काम का जो वो होता है बंटवारा, ये DPO करता है, जिला अभियोजन अधिकारी जो है वो करता है। वो उसके अंडर में 10, 12, 15, 20, 25, 30 ADPOs होते हैं, और वो बताता है कि कौन सा ADPO किस कोर्ट में जाके वकालत करेगा, है ना। हाँ सोनम पूछिए आप। और सर कार्टर मींस क्या होता है? इसको लिख के रखिए, मैं अभी बता रहा हूँ। सोनम पूछिए, आपका आपका कोई सवाल था? सर ये था कि जैसे हमने आपकी अदालत का एक वो सीन देखा था थोड़ा सा, तो उसमें ना वो एक एडवोकेट थे, वो ये बोल रहे थे कि जो मतलब क्या बोलते हैं, जो आरोपी था ना, जो मतलब बड़े बड़े केस होते हैं, तो उन्होंने ना मतलब लिख के दिया था जो फ्री लीगल एड के जो एडवोकेट रहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा केस लड़े या ये वकील हमें चाहिए। तो सर ऐसा भी होता है कि जो वकील चाहिए, जैसे फेमस है कोई जो फ्री लीगल एड के पैनल में उनका नाम है, तो अपन लिख के दे दो तो मतलब वो अपना केस लड़े, मतलब गवर्नमेंट फिर नोटिफाई करती है उनको लड़ने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो ये ज़रूर होता है कि जैसे मान लीजिए किसी केस में कोई व्यक्ति फंस गया, और वो चाहता है कि उसका केस एक फ़लाना बहुत फेमस लॉयर लड़े, तो पहले तो ये लिबर्टी नहीं है उसके पास कि
वो ये चूज़ करे। हाँ, वो ये ज़रूर, आप अगर वो खुद फीस दे रहा है तो चूज़ कर सकता है, नो डाउट। वही कपिल सिब्बल 1-1.5 करोड़ रुपए लेते हैं, बाकी वकील भी इतने लेते हैं। उतना फीस अगर वो दे रहे हैं वो कर सकते हैं अफोर्ड। दूसरा, वो कोर्ट को लिख के दें तो कोर्ट किसी वकील को, ये जो कि पैनल में नहीं है और बड़े वकीलों का किसी का नाम भी, किसी भी, ना सालसा जो है हमारा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और ना नालसा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, कहीं पे कोई बड़े वकील का नाम दर्ज नहीं है। छोटे छोटे नए नए जो वकील होते हैं या कुछ ऑफिस, नए नए छोटे ऑफिस जो होते हैं, उनके नाम रजिस्टर्ड होते हैं। अच्छा, उसने दे भी दिया, और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चूंकि उनके पास इनहेरेंट पावर्स हैं, अंतर्निहित शक्तियां हैं बहुत सारी, तो वो उस लॉयर को पूछ सकते हैं कि एप्लीकेशन हमारे पास आई। पूछ सकते हैं मतलब ये रूल में नहीं है, लेकिन वो इनहेरेंट पावर या शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पूछ सकते हैं कि ये आवेदन आया है, आपसे पूछा जाता है कि क्या आप इस केस को लड़ेंगे। अगर वो कहते हैं हाँ मैं लड़ने को तैयार हूँ, तो क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि फ़ीस कोई नहीं मिलनी है, अगर वो तैयार हो जाते तो वो लड़ सकते। लेकिन उनको कोर्ट उनको बाध्य नहीं कर सकता है किसी भी सीमा पर या किसी भी स्टेज पर कि आपको केस लड़ना पड़ेगा। ये सर वो यही बोल रहे थे कि मतलब नोटिफिकेशन आया था सुप्रीम कोर्ट से, तो क्योंकि नोटिफिकेशन आया था तो उन्होंने एज अ एक तरीके से ये माना था कि मतलब उनका अपना ओपिनियन था कि वो मेरे लिए आदेश है, तो मैंने उसको डिनाई नहीं किया। तो फिर उन्होंने वो आरोपी की तरफ से केस लड़ा था सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा बोल रहे थे। आरोपी की तरफ से? हाँ हाँ, तो इस सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी ने किया होगा और सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये नोटिफिकेशन नहीं होगा, पहले उनकी सहमति ली गई होगी, क्योंकि एडवोकेट्स एक्ट में कोई कोर्ट किसी वकील को प्रेस, जब तक वो लीगल एड के पैनल में नहीं है, प्रेशराइज नहीं कर सकता कि ये पर्टिकुलर केस आप लड़िए। ये वकीलों का सर, वो विवेकाधिकार। लीगल जो लीगल एड पैनल था ना, उसमें उनका नेम था, क्योंकि वो अपना नेम मतलब उसमें करवाया था उन्होंने हाँ, नाम लीगल अगर, एड। हाँ, नाम अगर उनका था तो उनको केस दिया जा सकता है। अगर नाम है तो फिर वो वकील मना नहीं कर सकता। पहली तो ये बात सुन लीजिए आप, क्योंकि लीगल एड पैनल में उनको जिनका नाम जाता है उनसे पूछ के जाता है हमेशा कि आपको लीगल एड पैनल बना रहे हैं और इसके प्रॉस एंड कॉन्स, इसके फ़ायदे और नुकसान हर वकील को पता होते हैं कि इसमें किसी भी केस को या किसी भी तरह के केस को उनको दिया जा सकता है, लड़ने के लिए उनको लड़ना पड़ेगा। दूसरा, इसमें सोनम जो उनने कहा कि जब उनका नोटिफिकेशन हुआ तब उनको केस लड़ना पड़ा, ये गलत है। उनका नोटिफिकेशन तो तभी हो गया था जब वो पैनल लॉयर बने थे, फिर उनको कोई भी केस दिया जा सकता था, किसी भी आरोपी का दिया जा सकता था, है ना। और बाकी बात ये रही कि जब एक बार नोटिफिकेशन हो गया और उस व्यक्ति का वो आया, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने नोटिफाई किया, तब मैंने केस लड़ा। अगर वो मना कर देते कि मैं केस नहीं लड़ रहा, आप नोटिफिकेशन करो, तो न केवल उनकी वकालत की सनद जाती, बल्कि उन पर फाइन भी लगता। वो मिसकंडक्ट के दोषी होते अंडर एडवोकेट्स एक्ट, क्योंकि आप या तो पैनल में से नाम हटा लेते, जैसे ही आपके पास केस गया कि नहीं साहब मुझे केस नहीं लड़ना, मैं पैनल से त्यागपत्र दे रहा हूँ अपना। लेकिन पैनल का फ़ायदा भी आप ले रहे हैं, फिर आप ये कह रहे हैं आपकी अदालत या जहाँ भी आकर के कि मेरा नोटिफिकेशन हुआ फिर मैंने केस लड़ा। स्पेशल नोटिफिकेशन नहीं होता, नोटिफाई तो उसी समय हो जाते कि इतने लोगों को पैनल लायर बना दिया गया है। बैंक भी नोटिफाई करता है, नगर निगम भी नोटिफाई करती हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ भी नोटिफाई करती हैं, दूसरे जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं वो भी नोटिफाई करते हैं, प्राइवेट लोग भी नोटिफाई करते हैं कि हमारे ये पैनल लायर हैं, और पैनल लायर मना नहीं कर सकते। मना करने के पहले उनको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा अपना। तो अगर उन्होंने ऐसा कहा था कि उनको इसलिए लड़ना पड़ा कि वो हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफाई कर दिया था, तो इट इज़ रॉन्ग। ऐसा प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, ओके सर। एनी डाउट, एनी फर्दर डाउट? चलिए, तो आगे हम इसमें बढ़ते हैं। इसमें जो मैंने आखिरी क्लॉज आपको बताया था, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमने सब बात कर ली कि रेगुलर कैडर में से ले लिए जाएंगे, यहाँ से ले लिए जाएंगे, वहाँ से ले लिए जाएंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो रेगुलर हैं उनको ले लिया जाएगा, या जो जो हाँ सोनम। सर, वो राज का क्वेश्चन रह गया था कि कैडर क्या होता है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, राज बताइए। सर, वो कार्डर क्या होता है? कार्डर ये होता है, ये एक वो एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स होता है जो उस पर्टिकुलर फील्ड को बिलोंग करता है, उसको हम कहते हैं कार्डर। और कई उसमें ये इस्तेमाल होता है, इसका हिंदी मीनिंग अभी मुझे एकदम से ध्यान नहीं आ रहा है,
थोड़ा टिपिकल सा है। जैसे IAS IPS जब बनते हैं तो उनको कार्डर अलॉट होता है। कार्डर का मतलब किसी को MP कार्डर मिला, मतलब MP की सर्विस मिली, वो MP में रहेगा जब तक वो सेंट्रल में डेपुटेशन पर नहीं जाता या तबादला नहीं होता है। ये IAS IPS मतलब ऑल इंडिया सर्विस के मामले में लागू है। मैं जज था, तो जब मैं अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय जजेस कॉन्फ्रेंस में जाता था, नेशनल जुडिशियल एकेडमी में या स्टेट जुडिशियल एकेडमी में या वर्कशॉप वगैरह में, तो मेरे साथ 2-3 जज जो होते थे, या 5-6 जज या 10-12 जज मध्य प्रदेश के, और ऐसे ही 5-6-10-12 जज अलग अलग 5-6 स्टेट के आते थे। तो वो हमें बुलाया जाता था कि ये लोग MP कार्डर के जजेस हैं, ये UP कार्डर के जजेस हैं, ये राजस्थान कार्डर के हैं, और ये हिमाचल कार्डर के, हिमाचल से आए, या ये महाराष्ट्र कार्डर के हैं, महाराष्ट्र के जजेस हैं। कार्डर मतलब आपका वो एक बिलोंग करता है, एक या तो जहाँ से आप बिलोंग कर रहे हैं उसको, या वो संस्था जिसको आप बिलोंग कर रहे हैं उसको। उसका ठीक मीनिंग मैं आपको वो बता दूंगा, लेकिन कार्डर का जो बेसिक जो मैंने मोटा मोटा अर्थ आपको समझाया वो ये होता है कि आप कहाँ से या किस उसको बिलोंग कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन को, वो आपका कार्डर होता है। ठीक है। ये आपने कहाँ से, अभी जो मैंने बताया उसी में से पढ़ा कि हाँ सर, उसी में था। ये रेगुलर कैडर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स, और प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर मीन्स ए पर्सन, और है ना, मीन्स ए कार्डर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर विच इंक्लूड्स देयर इन पोस्ट ऑफ वाट एवर नेम कॉल्ड बाई एंड विच प्रोवाइड्स फॉर प्रमोशन APP बाई वाट एवर नेम बी कॉल्ड दैट पोस्ट। इसमें से ना, तो कार्डर का मतलब ये होता है कि कार्डर मतलब उस स्तर के जितने भी अधिकारी वहाँ पे हैं, फिर वो चाहे जिस नाम से बुलाते जा रहे हो, चाहे वो एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, या पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, उनमें से अपॉइंट कर सकती है सरकार उठा करके किसी व्यक्ति को PP के तौर पे। लेकिन जो मैंने आपको क्वालिफाइंग सेक्शन बताया कि दैट इज सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 24, ये इसमें ये है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपकी है अपॉइंट होने के लिए, चाहे वो सबसेक्शन 1 के तहत अपॉइंटमेंट आपका हो रहा हो हाई कोर्ट या हाई कोर्ट के लिए केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा, या आपका जिले के लिए केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, तो ये हो गए 1, 2 और 3, और 6 में वो हो गया कि नियमित कार्डर जो रेगुलर कार्डर है उसमें से भी अपॉइंट कर सकती है स्टेट, जिनको PP के तौर पे, APP के तौर पे। लेकिन सेक्शन 7 ये कहता है कि एलिजिबिलिटी जो है इन सभी का, जो PP या उसकी पोस्ट है APP की, उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि यू मस्ट हैव बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर। इसका मतलब ये हो कि 7 साल से ज़्यादा की वकालत आपकी होना चाहिए, तभी आप उस कैडर में प्रमोट होने के लायक हैं। और जो आदमी ये हो रहा है, मतलब ADPO बन रहा है, उसके पास तो अभी वकालत का सर्टिफिकेट भी नहीं, डिग्री उसने ली है और अपॉइंटमेंट कराई थी, सिलेक्शन हो गया, वो चला गया, तो एक तो इस तरीके से वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। दूसरी सेक्शन 7 ये बताता है कि इट इज़ ओपन टू एडवोकेट्स हु आर रेगुलरली प्रैक्टिसिंग और अपीयरिंग इन डिफरेंट कोर्ट्स। जो अलग अलग न्यायालयों में जो लोग अपीयर हो रहे हैं, जो रेगुलर वकील हैं, अधिवक्ता हैं नियमित तौर पे, उनके लिए कार्डर खुला है। सेक्शन 7 आकर के टॉर्च लाइट डालता है इस पर। आप पूछिए राज, बताइए। सर तो जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में होता होगा, जैसे इतनी स्टेट है 28 में, हर डिस्ट्रिक्ट में होते होंगे ऐसे? हाँ, ये हर जिले में होते हैं, न केवल हर जिले में होते, तहसीलों में भी होते हैं। ओके सर। मतलब ये मान के चलें कि ये चोली दामन का साथ है इनका, जहाँ जहाँ कोर्ट होगा वहाँ ये प्रोसिक्यूटर होंगे, ADPOs होंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स होंगे। ये दोनों तरह के कैडर इसमें पाए जाएंगे। मतलब जहाँ जहाँ न्यायालय होंगे वहाँ वहाँ ये व्यवस्थाएं होंगी। सर ऐसा भी होता है जैसे कहीं एक जगह पब्लिक प्रोसिक्यूटर है और दूसरी जगह नहीं है, तो उनको आदेश देते हैं कि आप मतलब यहाँ पे भी हाजिर यहाँ का संभाल लीजिए? हाँ हाँ, ऐसा भी होता है, बिल्कुल होता है। ये हमने पहले किसी उसमें पढ़ा भी था कि एक ज़िले से अधिक के लिए भी ये शायद अपॉइंट हो जाते हैं। इसमें हमने देखा था, ये सबसेक्शन 3 के प्रोवाइडेड में दिया हाँ, हुआ है। सबसेक्शन 3 के प्रोविज़ो में है कि एक ज़िले के लिए नियुक्त लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक, किसी अन्य जिले के लिए भी यथास्थिति लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है। CRPC में दिया सेक्शन 3 सबसे, इसका प्रोविज़ो जो है, परंतुक जो है, उसमें दिया गया है ये। ओके सर। ठीक है।
तो ये तो हो गया यहाँ तक कि ये इनका अपॉइंटमेंट, और हमने देखा ये अपॉइंटमेंट जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, इट इज़ ऑलमोस्ट पॉलिटिकल, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो फिक्स्ड है और उसमें कोई इफ़ एंड बट नहीं है। अगर 7 साल में एक दिन भी कम है उनका तो दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू बी अपॉइंटेड एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर। एक कट ऑफ डेट होती कि इस डेट पे आपका जो अनुभव या प्रैक्टिस या वकालत की जो अवधि है आपका जो वो है अनुभव वकालत का, वो इतने 7 साल का होना चाहिए। कट ऑफ डेट ये है, इस तारीख को 7 साल हो जाने चाहिए। अब कोई व्यक्ति ये कह के नहीं आ सकता उसमें कि साहब मेरा अगले ही दिन होने वाला है, अभी नहीं हुआ इस डेट को, 31 तारीख आपने बताई थी लास्ट डेट, लेकिन अगले महीने की 1 तारीख या 2 तारीख को हो रहा है मेरा 7 साल पूरा, तो ही विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू बी अपॉइंटेड एज पीपी। ये स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती है, क्योंकि इसमें जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है कि अ पर्सन शैल बी एलिजिबल, शैल वर्ड है एक तो ये, और आखिरी में ये आता है ओनली इफ़ ही हैज़ बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर्स। नॉट लेस देन का मतलब हुआ कि ज़्यादा हो, 15 साल हो, 20 साल हो, 25 तो चल जाएगा वो, लेकिन 6 साल और 11 महीने और 29 दिन वाला नहीं चलेगा, है ना। तो ये एक प्रोविज़ो हो गया, इसको ध्यान में रखना कि जब भी इसका लिमिटेशन का अगर आता है कि कितनी होगी, तो ये है, ये 7 साल लिमिटेशन इसकी होगी, ठीक है। फिर अब जो पूछा था साक्षी ने शायद या इसने कि स्पेशल क्या अपॉइंट हो सकते, तो नाउ वी कम टू सबसेक्शन 8। व्हाट इट सेज द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट मे अपॉइंट फॉर द पर्पज ऑफ एनी केस। अब हो गया एनी केस, किसी केस के लिए, किसी भी केस के लिए, और क्लास ऑफ केसेस, किसी केसों की श्रेणियों के लिए, a person who has been in practice as an advocate for not less than 10 years as a special public prosecutor. The central government or the state government may appoint a special public prosecutor who has been in practice as an advocate for not less than 10 years in any case or for class of cases। जैसे मैंने बताया था कि वो इनकम टैक्स के और ईडी के और सीबीडीटी की तरफ से मेरे उसमें आए थे, अपेयर हुए थे, ठीक है। तो ये उदाहरण इसी इसमें था, ये दिया गया है आपका ये सब सेक्शन 8 में कि 10 साल से कम उसकी वकालत नहीं होना चाहिए, तो उसको सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर केस के लिए या क्लास ऑफ केस के लिए, कि उस तरह के जितने भी केस हैं उनके लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो अपॉइंट कर सकती है, प्रोवाइडेड दैट The court may permit the victim to engage an advocate of a choice to assist the prosecution under this subsection। इसमें भी दिया है कि जो victim है यहाँ पे, provided that the court may permit the victim to engage an advocate of his choice to assist the prosecution, not to lead the prosecution or to conduct the prosecution। The word used here are to assist the prosecution, और यही वर्ड हम आगे जाके पढ़ते हैं धारा 300 या 302 में, यही वर्ड है उसमें, वहाँ न्यायालय की अनुमति वो होती है। और यहाँ भी ये है कि प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में परमिट द विक्टिम टू एंगेज एन एडवोकेट ऑफ ए चॉइस टू असिस्ट द प्रोसिक्यूशन। तो प्रोसिक्यूशन की सहायता करने के लिए ये लोग अपॉइंट किए जाते हैं। और ये जो अपॉइंटमेंट है ये है कि धारा 301, अब मैं आपको बता रहा हूँ किससे इससे मिलती जुलती धारा इसी को रिलेट कर रही है, किसको, सेक्शन 8 के प्रोविजो को ये रिलेट कर रही है। अपीयरेंस बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, अपीयरेंस बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, इट इज़ सेक्शन 301, 301 है सीआरपीसी का ये। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और द असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज of a case may appear and plead without any written authority before any court in which a case is under inquiry, trial or appeal, whatever the case। फिर इसमें लिखा है, इसका सब सेक्शन 2 है सेक्शन 301 का, ये बताता है, if any such case any private person instructs a pleader to prosecute any person in any court, the public prosecutor or assistant public prosecutor in charge of the case shall conduct the prosecution, and the pleader to instruct shall act therein under the directions of public prosecutor or APP, and may, with the permission of the court, submit written arguments after the evidence is closed in the case। तो ये सेम चीज़ हो गई जो धारा 8 के प्रोविजो में हमने पढ़ी, और जो सेक्शन 301 के सब सेक्शन में 2 में हमने पढ़ी,
यहाँ भी वही वर्ड इस्तेमाल है कि विक्टिम इंगेज कर सकता है, यहाँ भी यही वर्ड है कि इसमें आरोपी इंगेज कर सकता है और कोई भी प्राइवेट पर्सन इसमें इंगेज कर सकता है, प्राइवेट लॉयर को, लेकिन वो प्रोसिक्यूशन के अंडर में रह के काम करेगा। ठीक है, सॉरी आरोपी नहीं, कोई व्यक्ति इसमें वर्ड इस्तेमाल है, वो प्रोसिक्यूशन की सहायता के लिए होगा। इसमें भी यही वर्ड इस्तेमाल है कि टू असिस्ट द प्रोसिक्यूशन, ये सेक्शन 8 कह रहा है। और यहाँ भी कह रहा है कि और ये है कि with the permission of the court to assist, और ये क्या करेगा, and the pleader shall so instructed shall act therein under the direction of public prosecutor। under the direction का मतलब हो गया उसका असिस्टेंट बन के काम करेगा, वही सेक्शन 8 कह रहा। तो दो सेक्शन यहाँ पे जो है करस्पॉन्डिंग है, सेक्शन 301 का सबसेक्शन 2 और सेक्शन 8 का सेक्शन 24 के सबसेक्शन 8 का प्रोविजो। तो ये दो सेक्शन दो जगह व्यवस्था दी गई है। इसमें हम और देखेंगे कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ भी हैं जो सीआरपीसी में पहले से, क्योंकि सीआरपीसी संविधान के लागू होने से पहले से लागू है हमारे यहाँ, तो कुछ गारंटीज जो है डबल जीओपार्डी वगैरह की और उसकी कंपनसेशन की, वो सीआरपीसी में पहले से इनकॉर्पोरेट हैं, जबकि वो बहुत बाद में इसमें संविधान में या बाकी चीज़ों में वो आई, या प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में वो कुछ कंपनसेशन के बारे में आया। तो ये जो है ये 301 302 इसी के बारे में है। तो खैर हम लोग सेक्शन 24 पे थे। फिर ये आता है सबसे ये हो गया हमारा सबसेक्शन 8 हो गया। प्रोसिक्यूशन को मैं इसलिए बता रहा हूँ डिटेल में कि इसमें कई कन्फ्यूजन नॉमेनक्लेचर को लेके पैदा होते हैं, कई आप लोगों ने डाउट अभी क्लियर किए, लेकिन इसके बाद भी फर्दर रीडिंग जब एक दो बार आप इसकी पढ़ेंगे इस चैप्टर की या इस सेक्शन की, तो जो वो कन्फ्यूजन्स जो हैं दे आर बाउंड टू कम, वो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये सेक्शन ऐसा है और इतना बड़ा है। और हाँ सोनम पूछिए। सर ये 301 में जो ये लाइन लिखी है ना कि इन चार्ज ऑफ अ केस में अपीयर एंड प्लीड विदाउट एनी रिटन अथॉरिटी बिफोर एनी कोर्ट, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो बिना किसी रिटन अथॉरिटी के कोर्ट में अपीयर हो सकता है, प्लीड कर सकता है। सर रिटन अथॉरिटी क्यों, उनको मतलब पीपी को तो वही मतलब करती है ना, केस प्रोवाइड करती है, तो रिटन अथॉरिटी किस टाइप से? मतलब रिटर्न अथॉरिटी का मतलब होता है वकील पत्र या वकालतनामा, बेसिकली उसको हम अगर आम बोलचाल की भाषा में बोलें सोनम, तो वकालतनामा जब किसी पे होता तो वो माना जाता है कि इस व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन चूंकि वो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है पीपी या एपीपी जो है, उनको गवर्नमेंट ने अपॉइंटी इसलिए किया है, अपॉइंटी वो इसलिए किए गए हैं कि भाई आप लोग सरकार की तरफ से केस देखो, या आप केंद्र सरकार की तरफ से या स्पेशल केस में इनकी तरफ से केस देखो, तो उनको रिटर्न अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनको वो नोटिफिकेशन जो है, जैसे वो केस जो मेरे पास जो एडवोकेट आया था दिल्ली से आया था, तो मैंने कहा नहीं मैं अपीयर नहीं होने दूंगा, मेरे पास